हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मेंटर। अभी तक हमने अपने प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट कर लिया है और आज हम उस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट, उस पर जाने के पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लीनियर इक्वेशंस की, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग को दो लाइन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को देखो जनरल फॉर्मूला पता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसका। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी एक लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो लाइन लिया हुआ है, ठीक है। x और y तो वेरिएबल हो तो वैसे ही रहेगा, मुझे चेंज क्या करना है, a और b को चेंज करना है बेसिकली। तो मैंने एक लाइन ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी थोड़ा जानना जरूरी है, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन ना हो, बट ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना है। अब जैसे मान लो मुझे दिया है कोई दो इक्वेशन दे दिया गया और मुझे पूछा गया डायरेक्टली कि बताओ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, या फिर इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, दो मिलेगा, कितना मिलेगा, तो वो मैं इन प्रॉपर्टीज का यूज करके बता सकता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 a2 का जो रेशियो है वो b1 b2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो लाइन इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग मतलब वो कहीं पे एक दूसरे को कट करेंगी एक पॉइंट पे और उनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। सेकंड वाला क्या दिया है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये वाला पार्ट इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो लाइंस पैरेलल लाइंस है और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पैरेलल मतलब वो दोनों ऐसे रन करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलल। इसका मतलब उन लाइंस का, उन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। थर्ड वाला आते हैं। थर्ड वाले में क्या दिया है कि तीनों का रेशियो बराबर हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब कि वो कोइंसिडेंट लाइन है। इसका मतलब वो अलग नहीं, वो एक ही लाइन है। जैसे मान लो ये एक लाइन है, अब इसी के ऊपर और एक लाइन जा रही है, तो वो दोनों अलग नहीं हुए, उनको सेम कंसिडर किया जाएगा अगर ये तीनों रेशियो बराबर आते हैं तो। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा, देख लो। 3cx प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। यहाँ पे देखो 3/5 इज नॉट इक्वल टू 2/7 हम लोग को दिख रहा है। ये a1 है, b1 c1, a2 b2 c2। सो a1 अपॉन a2 उसका रेशियो ये आएगा, b1 अपॉन b2 उसका रेशियो ये आएगा। दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, उनका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे चेक करते हैं, ये 1 है, यहाँ पे 2 है। a1 अपॉन a2 1/2 आएगा, b1 अपॉन b2 1/2 आएगा, c1 अपॉन c2 6/5। ये इक्वल नहीं आ रहा है इनके, इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस है और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं। यहाँ पे आते हैं 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। a1 अपॉन a2 1/2 आएगा, 2/4 इज 1/2, 4/8 1/2, 3/6 1/2। तो ये तीनों भी आपस में सेम है, इसका मतलब वो कोइंसिडेंट लाइन है, वो सेम लाइन है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हर एक पॉइंट किसी भी लाइन पे लिया जाए वो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बतानी थी मुझे। ये वाला देखिए, फिर इसके बाद में डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो बच्चे, अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है अपना डिटरमिनेंट। शायद मैंने गलती से डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया था, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बट ये क्या है, डिटरमिनेंट, ठीक है, वो गलती से निकल गया, सॉरी इसके लिए। अब यहाँ पे आते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। बेसिकली इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म बोला जाता है, जो आप लोग 11th में पढ़ते हो, मैट्रिसेस करके चैप्टर होता है, ठीक है। इसमें 2x2 इसमें रोज और कॉलम में अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट। और एक एक जो नंबर लिखा जाता है उनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट में हम लोग के पास ये दो रोज होती हैं, ठीक है, और ये दो कॉलम होते हैं, तो इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इवन है, ठीक है। जैसे मतलब प्रॉपर्ली अरेंज रहेगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो एक स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। इसके लिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका होता है R इंटू सी। पहले रो का नंबर लिखा जाता है, फिर कॉलम का। यहाँ पे 2 रोज है मेरे पास तो 2, यहाँ पे 2 कॉलम्स है तो 2, सो 2/2 इसको पढ़ा जाता है। 2/2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलो, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
अब इसमें जो इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। इसका यूज करके हम लोग इस मेथड का यूज करके हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखिए डिटर्मिनेंट निकालना कैसे, नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD माइनस BC। तो पहले AD माइनस BC, ये अल्फाबेट रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, X Y Z W जो भी है, ठीक है। बट हमने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, AD माइनस BC। तो अपने को डिटर्मिनेंट एक नंबर की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे एग्जांपल देखो मैंने लिख के रखा है, जैसे 3 2 1 4, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। सो 3 into 4 कितना होगा, 3 into 4 माइनस 1 into 2 या 2 into 1 लिखो, एक ही बात है। इसको 4 into 3 लिख सकते हो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो 12 minus 2 is equal to 10। तो ये मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ठीक वैसे यहाँ पे 2 into 1 आ जाएगा, 5 into 3 आ जाएगा। सो 2 minus 15 is minus 13। यहाँ पे 2 into 3 6 एंड 6 into 1 6 हो गया, ठीक है। 6 minus 6 0। अब आते हैं इसका यूज करके हम लोग लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बताया था क्रेमर ने, ठीक है, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया गया, क्रेमर्स रूल भी बोलते हैं या फिर क्रेमर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके का, इसी अरेंजमेंट का यूज करके लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। तो कैसे, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड में, ठीक है। तो इसी का यूज करके, इसी मेथड का यूज करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसे मान लो मुझे दो इक्वेशन दिया है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो कोई भी इक्वेशन दिया है, सबसे पहले हम लोग को उसको इस फॉर्म में लिखना है, इक्वल टू c के फॉर्म में लेके आना है। अगर c इस तरफ दिया है इक्वल टू 0 है ना, तो c को उस तरफ लेके जाना है, हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें लेके आना है। उसके बाद सबसे पहले मैं d की वैल्यू निकालूंगा, विच इज डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, a1 b1 a2 b2। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a1 का b2 के साथ, b1 का a2 के साथ। ये अरेंजमेंट ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें अगर आगे पीछे गलती हुई ना तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले सिर्फ मुझे d निकालना है, x और y का कोई रोल नहीं है, तो c को हटा देंगे वहां से, ठीक है। पहले वाले d निकाल देना है, c को गायब कर दो, तो क्या बचा मेरे पास, a1 b1 ही बचा और a2 b2। तो करना क्या है, a1 b1 एंड a2 b2, ठीक है। 1 के सामने 1, 2 के सामने 2। ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब मुझे dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर x। तो क्या करना है, x निकालना है तो x को छोड़ दो, x निकालना है तो x को छोड़ दो। तो क्या बचा मेरे पास, y और c बचा, ठीक है, y और c बचा। या फिर मैं बोलूं, अगर जैसे मान लो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, तो मेरे पास दिख क्या रहा है, मेरे को b1 c1 दिख रहा है, b2 c2 दिख रहा है। तो अब इसको लिखना कैसे, पहले c वाला लिखो, ठीक है। अभी देखो इसको मैं लिख के बताता हूँ। अल्फाबेट तो अपने को पता है कैसे जाते हैं, ए बी सी डी ऐसा जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने को ना उल्टा लिखना है। कैसे लिखना है, सी बी उल्टा लिखना है। तो सबसे पहले किसको लिखना है, सी लिखना है, उसके बाद बी आएगा, ठीक है। पहले ये ऑर्डर याद रखो। अल्फाबेट कैसे होता है, ए बी सी, तो अपने को उल्टा आना है, सी बी ए, इस तरफ जाना है। तो एक्स निकालते टाइम सबसे पहले किसका पेयर बनाना है, सी बी का। x निकालते टाइम पेयर बनाना है cb का, ध्यान रखो, वापस रिपीट करता हूं, x बनाते टाइम cb का पेयर बनेगा cb का, ठीक है। तो c1 b1 c2 b2, ये मुझे dx की वैल्यू मिलेगी। अब मुझे dy बनाना है, y बनाना है तो उसको हटा दो, y बनाना है तो 20 से y हटा दो। क्या बचा मेरे पास, a1 c1 एंड a2 c2 बचा, ठीक है। तो उसको कैसे अरेंज करेंगे, वापस से c कॉमन आ रहा है, तो मैंने cb बना दिया। अल्फाबेट कैसे आता है, सी बी ए, ठीक है। अब क्योंकि सी कॉमन है तो लास्ट में भी सी लगा दो, तो सी बी एक पेयर बनेगा, ए सी दूसरा पेयर बनेगा। ये किसके लिए बनेगा मेरे पास, dx के लिए, ये वाला इसके लिए बनेगा, dy के लिए। आई गेस आपको ये समझ में आ रहेगा कि अल्फाबेट उल्टे तरीके से जाओ, सी बी ए। अब सी कॉमन है तो फिर से सी लगा दो, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखना। तो dy लिखते टाइम क्या बनेगा, AC बनना है, इसको याद रखो, A1 C1 A2 C2। ये अपना हो गया डिटर्मिनेंट वाला पैटर्न। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करके मैंने इतना सब कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है लास्ट में हम लोग को x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो x की वैल्यू निकालना है तो dx अपॉन d, y की वैल्यू निकालना है तो dy अपॉन d, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखना है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है। ABC अपना नॉर्मल अल्फाबेट है, यहाँ पे अपने को उल्टा जाना है, CBA। अब C कॉमन आना तो एक बार और C रिपीट कर दिया, ठीक है। तो CB वाला पेयर बनेगा dx के लिए, AC वाला पेयर बनेगा dy के लिए।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा है डिटरमिनेंट। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके बताता हूँ, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलो बच्चे डिटरमिनेंट वाला एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्रेमर्स रूल कैसे यूज करना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, 5x + 3y = -11, 2x + 4y = -10। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को इक्वेशन लिखना है और इसमें a1, b1 और c1 की वैल्यू इस तरीके से अलग अलग लिख लेना। अब आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट मैं लिखा रहा हूँ, क्यों, इसका फायदा ये है कि हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे वैल्यूज ढूंढने में। दूसरा इक्वेशन मैंने लिया 2x + 4y = -10। यहाँ पे a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू अपने को अलग अलग लिखनी। अब पहले हम लोग को क्या निकालना है, डी ऑर्डर याद रखो, पहले डी फिर dx फिर dy। तो डी निकालते टाइम सिर्फ a और b का यूज है, c उसमें नहीं आएगा, ठीक है। डी निकालते टाइम c का यूज उसमें नहीं है, सो a1 b1 a2 b2, ठीक है। यहाँ पे देखो वैल्यूज रखी हुई अपन ने 5 और 3, ठीक है। a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 4। सो 3 और 4, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 × 4 - 3 × 2, तो दिस विल बी 20 - 6 which is 40। ये अपनी d की वैल्यू आ गई। अब dx निकालना है, उसके बाद मैंने ऑर्डर बताया था अल्फाबेट का, क्या था, ऑर्डर उल्टा जाना है, c b a, ठीक है। abc नॉर्मल होता है तो उल्टा क्या करना है, c b a। अब c दो बार रिपीट होता है तो क्या करना है, c b a और लास्ट में फिर से c लगा देना। तो जो c b, और मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्डर कैसे बनेगा, c अल्फाबेट में जाना है, c b के बाद a आता है, फिर लास्ट में और एक c लगा। तो ये दोनों अपने को dx वाली पेयर बनाएंगे और ये दोनों dy वाले पेयर बनाएंगे। तो क्योंकि मुझे d निकालना है, ठीक है, 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। dx निकालना तो cb, ये वाली पेयर बनी थी तो cb मैंने लिख लिया, तो c1 c2 b1 b2। अब हम लोग ने ऑलरेडी वैल्यू यहाँ लिख रखी है, देखो कुछ है नहीं, सिर्फ ये पेयर बना लिए ना, उसके बाद कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन तो बच्चों आएगा एकदम, ठीक है। उसके बाद -11 और 4, और उसकी वैल्यूज अपन ने रखी है, c1 की -11, c2 की -10, b1 की 3 एंड b2 की 4, ठीक है। तो -11 × 4 एंड माइनस, याद रखना ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला है और ये इसका माइनस अलग से, तो लगाना है, कंफ्यूज मत होना उसमें। सो -44 एंड माइनस +30, so answer comes out to be -14। so dx is -14। same you have to arrange for dy। dy वाली पेयर क्या बनती है, ac बनती है, dy वाली पेयर बनती है ac, तो मैंने लिख लिया ac, ठीक है। फिर a1 a2 c1 c2, उसकी वैल्यूज अपन ने पहले से एग्रीगेट कर रखी है, 5 और 2, a1 एंड a2 की वैल्यू 5 और 2, देन c1 और c2 की वैल्यू क्या है, -11 एंड -10, ठीक है। 2-4 बार लिखो, प्रैक्टिस करो, इजी आ जाएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ एक अरेंजमेंट है और उसके बाद कैलकुलेशन। देन dy की वैल्यू 5 × -10 मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसकी वैल्यू अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, सो 5 × -10 बनेगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगेगा फॉर्मूले वाला, फिर 2 × -11, तो ये बन जाएगा -50 + 22, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +22, इसका माइनस करोगे आंसर आएगा -28। नाउ x निकालने के लिए क्या करना है, dx/d एंड y निकालने के लिए क्या करना है, dy/d। सो dx की वैल्यू अपने पास है -14, d की वैल्यू है 14, तो आंसर कम्स आउट टू बी -1 एंड y की वैल्यू निकालना है, dy/d, y = -28/14, therefore y = -2। इस तरीके से डिटरमिनेंट की पैटर्न का यूज करके हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीसरा मेथड है। पहला मेथड क्या था अपने पास कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हमने देखा ग्राफिकल मेथड, और तीसरा है ये यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो ये जस्ट उसका एक एग्जांपल है, आप लोग इसको देखो, उसके बाद में अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहेगा, इजी लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।